दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल फैक्ट्स फाइल्स में एक बार फिर से स्वागत है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रशासित जम्मू और कश्मीर में बैसरन घाटी में एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में अपनी तरह का सबसे घातक हमला था, जिसमें पुरुष गैर मुस्लिम पर्यटकों को निशाना बनाया गया था और कथित तौर पर इसका उद्देश्य कश्मीर घाटी में कथित डेमोग्राफिक चेंजेस का विरोध करना था। पाकिस्तान स्थित संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा द रेसिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली। प्रतिरोध मोर्चा टीआरएफ एक आतंकवादी समूह है जो जम्मू और कश्मीर में विद्रोह में सक्रिय रूप से शामिल है और भारत में एक नामित आतंकवादी संगठन है। यह समूह नागरिकों पर हमलों और हत्याओं के लिए जिम्मेदार है, जिनमें कश्मीरी हिंदुओं जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों, सरकारी कर्मचारियों, मजदूरों और व्यापार मालिकों, स्थानीय राजनेताओं और पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय पुलिसकर्मियों सहित भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमले शामिल हैं। भारत सरकार ने कहा है कि संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा द्वारा की गई थी और यह उसी की एक शाखा है। 2019 में जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद आतंकवादी समूहों लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कैडरों का उपयोग करके गठित टीआरएफ एक धर्मनिरपेक्ष छवि को पेश करने के लिए गैर धार्मिक नामकरण और प्रतीकवाद का उपयोग करता है, लेकिन हिंदू अल्पसंख्यक समुदायों के स्थानीय लोगों की लक्षित हत्याओं को अंजाम दिया है। समूह की सोशल मीडिया पर महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जिनमें से कुछ का भारतीय मीडिया पाकिस्तान से पता लगाता है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में जम्मू और कश्मीर में एक इस्लामी सशस्त्र विद्रोह छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र से कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ और तब से यह विद्रोह जारी है। अगस्त 1980 में भारत सरकार ने राज्य का विशेष दर्जा रद्द कर दिया और इसे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। इस कदम ने स्थानीय अधिकारियों को अधिक लोगों को अधिवास का दर्जा जारी करने का अधिकार दिया, जिससे उन्हें उस क्षेत्र में जमीन खरीदने और नौकरी पाने की अनुमति मिली जो पहले उनके लिए दुर्गम थे। आक्रमण करना 22 अप्रैल 2025 को 5 आतंकवादी बैसरन घाटी के घास के मैदान में घुस आए, जो अनंतनाग जिले के पहलगाम शहर से लगभग 7 किलोमीटर 4.3 माइल्स दूर स्थित है। यह क्षेत्र चारों तरफ से घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है और केवल पैदल या घोड़े की पीठ पर ही पहुंचा जा सकता है। यह क्षेत्र बहुत अधिक संरक्षित नहीं था। हमलावरों के पास M4 कार्बाइन और AK-47 थे और उन्होंने आर्मी की वर्दी पहनी हुई थी। रिपोर्टों से पता चला है कि हमलावरों ने गोली मारने से पहले पीड़ितों के नाम और धर्म पूछे थे। कुछ पर्यटकों ने कहा कि उन्हें कलमा की इस्लामी आयत सुनाने के लिए कहा गया था, ताकि आतंकवादी उन्हें धर्म के आधार पर अलग कर सकें। पुरुषों को नजदीक से गोली मारने से पहले खतना न होने की जांच करने के लिए अपने पैंट्स उतारने के लिए मजबूर किया गया था और घटनास्थल से वीडियो फुटेज में घायल पीड़ितों द्वारा मदद की गुहार लगाने और जमीन पर बिखरे शवों के साथ घबराहट के दृश्य दिखाई दिए। एक स्थानीय टट्टू ऑपरेटर सैयद आदिल हुसैन शाह ने कथित तौर पर पर्यटकों की रक्षा करने और हमलावरों में से एक से बंदूक छीनने की कोशिश की, इससे पहले कि वह गोली मारकर हत्या कर दे। बचे हुए लोगों के बयानों से संकेत मिलता है कि एक हमलावर ने एक महिला को यह कहते हुए छोड़ दिया कि उसे इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भयावहता बता सके। हताहतों की संख्या। हमले में कम से कम 26 नागरिक मारे गए, जिनमें कई भारतीय राज्यों के 23 लोग, जम्मू और कश्मीर से एक और नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के 2 विदेशी पर्यटक शामिल थे और कम से कम 20 अन्य घायल हो गए। गवाहों ने कहा कि अधिकांश पीड़ित पुरुष थे और मृतकों और घायलों में भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल थे। मृतकों में 3 भारतीय सरकारी अधिकारी शामिल हैं, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के हाल ही में विवाहित अधिकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अधिकारी।
परिणाम। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में सहायता की और पीड़ितों को आश्रय दिया। स्थानीय टट्टू संचालक संघ के सदस्यों ने टट्टू और तात्कालिक स्ट्रेचर पर 11 घायल पर्यटकों को बचाया। कश्मीर के गुरुद्वारों ने डर के मारे घाटी से भाग रहे पर्यटकों को आश्रय देने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, क्योंकि कई लोग अपने गृह राज्यों में लौटने के लिए शहरों और हवाई अड्डों के करीब सुरक्षा की तलाश कर रहे थे। हमले की खबर जिला मुख्यालय तक पहुंचने के बाद आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंची। 2 गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को अनंतनाग के जिला अस्पताल ले जाया गया, जबकि अन्य को पास के चिकित्सा केंद्रों में ले जाया गया। गंभीर रूप से घायलों को आगे के इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से श्रीनगर के एक सैन्य अस्पताल में ले जाया गया। प्रभावित पर्यटकों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित की गई। भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। पहलगाम में एक अस्थायी नाकाबंदी की गई थी और आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए भारतीय सेना के हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया था, जो कथित तौर पर पीर पंजाल रेंज की ऊपरी पहुंच में भाग गए थे। विद्रोह उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में विद्रोहियों के साथ गोलीबारी के दौरान एक भारतीय सैनिक मारा गया और 2 अन्य सैनिक घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी, जिसने कहा था कि हमले का कारण कश्मीर घाटी में गैर कश्मीरियों का बसना था, जो उनके अनुसार जनसांख्यिकीय परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा था। खुफिया एजेंसियों ने बाद में लश्कर के एक शीर्ष कमांडर सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद की पहचान नरसंहार के मास्टरमाइंड के रूप में की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में ही रोक दिया और इस मुद्दे पर सुरक्षा समिति सीसीएस के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के लिए भारत लौट आए। इस बैठक के बाद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुनिया भर के वरिष्ठ राजनयिकों को भारत सरकार द्वारा लिए गए 5 बड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने घोषणा की कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को तुरंत निलंबित कर देगा, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन बंद नहीं कर देता। उन्होंने आगे दोनों देशों के बीच मुख्य सीमा पार को बंद करने, सार्क वीजा छूट योजना के तहत सभी पाकिस्तानी नागरिकों की भारत यात्रा पर प्रतिबंध और पहले जारी किए गए सभी वीजा को रद्द करने की घोषणा की। और नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को निष्कासित कर दिया गया और सबको 48 घंटों के अंदर भारत से अपने देश वापस जाने को कहा है। इस्लामाबाद में अपने सभी भारतीय समकक्षों को वापस बुला लिया गया। प्रतिक्रिया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में ही रोक दिया और इस मुद्दे पर सुरक्षा समिति सीसीएस के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के लिए भारत लौट आए। इस बैठक के बाद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुनिया भर के वरिष्ठ राजनयिकों को भारत सरकार द्वारा लिए गए 5 बड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने घोषणा की कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को तुरंत निलंबित कर देगा, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन बंद नहीं कर देता। उन्होंने आगे दोनों देशों के बीच मुख्य सीमा पार को बंद करने, सार्क वीजा छूट योजना के तहत सभी पाकिस्तानी नागरिकों की भारत यात्रा पर प्रतिबंध और पहले जारी किए गए सभी वीजा को रद्द करने की घोषणा की। और नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को निष्कासित कर दिया गया और सबको 48 घंटों के अंदर भारत से अपने देश वापस जाने को कहा है। इस्लामाबाद में अपने सभी भारतीय समकक्षों को वापस बुला लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति का आकलन करने और सुरक्षा प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए श्रीनगर की यात्रा की और बाद में हमले के स्थल का दौरा किया। 23 अप्रैल को भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए ग्राउंडेड एचएएल ध्रुव के संचालन के लिए सीमित मंजूरी दी। 24 अप्रैल को केंद्र सरकार ने हमले के बाद विपक्षी नेताओं को जानकारी देने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। जांच। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 23 अप्रैल को घटनास्थल का दौरा करने के बाद हमले की जांच शुरू की। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर जम्मू और कश्मीर पुलिस ने हमले में शामिल माने जाने वाले 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए। पुलिस ने कहा कि वे सभी लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे और कम से कम 2 विदेशी हैं।
संदिग्धों की पहचान आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अब्बू तलहा के रूप में हुई है, जिन्हें क्रमशः मूसा, यूनुस और आसिफ के कोड नामों से जाना जाता है। उन सभी का संबंध पूंछ क्षेत्र में पहले की आतंकवाद संबंधी घटनाओं से रहा है। घरेलू प्रतिक्रिया। हमले के बाद जम्मू और कश्मीर छोड़ने वाले आगंतुकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई, जिससे एयर इंडिया को इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने के लिए प्रेरित किया गया। हमले की निंदा करते हुए भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। इस हमले की राजनीतिक नेताओं ने तत्काल व्यापक निंदा की। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे नृशंस और अमानवीय कृत्य कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस कृत्य को निंदनीय बताया और इसकी निंदा की। मोदी ने हमले को चौंकाने वाला और दर्दनाक बताया और कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना को हाल के वर्षों में नागरिकों पर निर्देशित किसी भी घटना से कहीं अधिक बड़ा बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे कायरतापूर्ण कृत्य करार दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हमले की निंदा की और खतरे से निपटने के लिए सरकार को समर्थन भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय। इस हमले की विश्व के कई देशों ने, जैसे ईरान, इजराइल, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश, भूटान, चीन और श्रीलंका सहित कई अन्य देशों ने निंदा की और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने भी इसी तरह के बयान जारी किए। पाकिस्तान ने घटना के बाद भारत सरकार द्वारा घोषित कार्रवाई के जवाब में भारत को व्यापक जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों को जारी किए गए वीजा निलंबित कर दिए और भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। तो दोस्तों, यह था आतंकवाद का घिनौना चेहरा, जिसको पाकिस्तान जैसा देश सपोर्ट करता है। तो आप ही बताइए कि सरकार को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कब तक हमारा देश इस आतंकवाद का दंश झेलता रहेगा। अब हम सबको एक होकर हमारी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वह इन पर लगाम लगा सके। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर करिए और अपने कमेंट हमें जरूर करके बताएं और कृपया हमारे चैनल फैक्ट्स फाइल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।